गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 12 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट को डिस्कस किया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड रिवेट इफ़िशियंसी निकालेंगे कि रिवेट की हमारी कितने टाइप की इफ़िशियंसी होती है, देन उस पर कौन कौन सा लोड होता है, तो किस टाइप से रिवेट हमारी फेल करती है। तो आज के लेक्चर में डियर हम लोग इसी को निकालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का टॉपिक लेक्चर सीरीज 12 को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्योर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्योर हमने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ फेल्योर। जो फेल्योर हमने बताया था डियर, ये दो तरीके से फेल्योर बताया था। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रिवेट हमारी जब फेल हो जाए तो उसे हम बोलेंगे रिवेट फेल्योर, और सेकंड में रिवेट की वजह हमारी प्लेट फेल हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे प्लेट फेल्योर। अब रिवेट जो हमारी फेल हो रही थी डियर, वो दो तरीके से फेल हो रही थी। पहला तो देखो, रिवेट जो फेल हो रही है वो शियर में फेल होगी। रिवेट फेल इन शियर, और शियर में जो भी रिवेट फेल हो रही थी डियर, ये हमारी दो तरीके से फेल हो रही थी, सिंगल शियर एंड डबल शियर। सिंगल शियर एंड डबल शियर। और प्लेट जो हमारी फेल हो रही थी डियर, ये प्लेट आपकी दो तरीके से फेल हो रही थी। आपकी क्रशिंग फेल्योर हो रहा था, क्रशिंग फेल्योर, एंड टीयर ऑफ मतलब टीयरिंग फेल्योर। अब रिवेट जो हमारी हो रही थी, रिवेट में भी आपको टीयर फेल्योर देखने को मिल जाएगा या क्रश फेल्योर मिल जाएगा। तो ये रिवेट फेल्योर भी होता था। सिंगल और डबल फेल्योर का मतलब ये हमने आपको बताया था डियर, कि जैसे मान लो ये एक रिवेट हो, ये लैप जॉइंट हो, अब यहाँ पे रिवेट लगी है, जब इस पे हम इस प्लेट पे इस डायरेक्शन में और इस प्लेट पे इस डायरेक्शन में लोड लगाएं तो ये शियर होकर डियर ऐसे हो जाए, ये वाली प्लेट यहाँ पे, ये रिवेट ऐसी आ जाए, और दूसरी वाली प्लेट आपकी शियर होकर आगे बढ़ जाए और रिवेट आपकी ऐसे हो जाए। तो यहाँ पे जो फेल हुआ रिवेट का जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, एक ही क्रॉस सेक्शन में फेल हो रहा है, इसे बोलते हैं सिंगल शियर। जब टॉप व्यू से देखेंगे तो ये इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन आपका दिखाई देगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा फेल्योर का, तो ये कहलाता है सिंगल शियर। डबल शियर आपका कैसा होता है डियर, मान लीजिए कि ये आपकी क्या होती है, बट जॉइंट होता है, ये आपका हो गया एक बट जॉइंट। अब इस पर हमने ये लगा दिया कवर प्लेट, ये हमने लगा दिया कवर प्लेट, और ये लगा दिया हमने रिवेट। अब इस पर डबल फेल्योर कैसे होता है देखिएगा, हम इस प्लेट को इस डायरेक्शन में और इस प्लेट को इस डायरेक्शन में टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो होगा क्या, देखिएगा ये जो रिवेट है डियर, यहाँ से और यहाँ से कट कर ये प्लेट आगे चली जाए, ये प्लेट इधर चली जाए, तभी ये फेल्योर होगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ये केवल यहीं से रिवेट कटे और ये पूरी की पूरी प्लेट इसके साथ ऐसे बाहर चली जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन वो सिंगल शियर में आएगा। डबल शियर की हम बात करने चल रहे हैं। तो डबल शियर में सपोज करिए ये हो गया प्लेट 1 और ये हो जाएगा आपका प्लेट 2, प्लेट 2। अब हम ये देखने चल रहे हैं डियर कि प्लेट 1 में जो रिवेट है, रिवेट का केवल इतना पोर्शन प्लेट 1 में रह गया, यहाँ से भी शियर हो गया, यहाँ से भी शियर हो गया। और प्लेट 2 की जब बात करेंगे तो ये कवर प्लेट डियर, ये कवर प्लेट इसके साथ ऐसे आ जाएगी और इसके साथ ऐसे आ जाएगी, और जो रिवेट है, ये रिवेट का देखिएगा ये वाला पोर्शन, आप जब देखेंगे रिवेट का ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो इस तरीके के फेल्योर का डियर हम लोग बोलेंगे डबल शियर। क्रॉस सेक्शन में जब देखेंगे तो ये रिवेट हमारी इस क्रॉस सेक्शन में फेल होगी, ऐसे और ऐसे। तो इस तरीके के फेल्योर को, ये वाला पोर्शन आपका इधर चला जाएगा और ये दोनों पोर्शन आगे बढ़ जाएंगे।
इस तरीके के फेल्योर को हम लोग बोलते हैं डबल शियर फेल्योर। ये तो हमारा शियर फेल्योर होता था। सेम क्रशिंग फेल्योर भी हमारा होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग वन बाय वन फेल्योर को डिस्कस करते हैं और उसकी एफिशिएंसी को निकालते हैं, देन उस पर मैक्सिमम बियरिंग लोड हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले डियर देखिए, हम पढ़ने चल रहे हैं टीयरिंग ऑफ द प्लेट इन एन एज। किनारे पर जब कोई प्लेट हमारी टीयर ऑफ हो, जैसे आप देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, सपोज करिए कि ये हमारी एक प्लेट थी, ये पूरी कंप्लीट प्लेट थी और ये हमारी एक दूसरी प्लेट थी। जब हम क्या करेंगे डियर, इस प्लेट को इस डायरेक्शन में और इस दूसरी वाली प्लेट को इस डायरेक्शन में टेंसाइल लोड लगाएंगे। तो होगा क्या, आप देखिए इस प्लेट को हमने ऐसे खींचा, इस प्लेट को ऐसे खींचा, तो ये जो रिवेट हमारी है इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में देखिए ये ऐसे कट जाए। ये रिवेट क्या है, रिवेट इस प्लेट के साथ ऐसे बाहर चली आएगी और ये ऊपर वाली प्लेट यहाँ से कटकर इस तरीके से ये कट जाएगी, ये इस तरीके से कट के बाहर आ जाएगी। ऐसे फेल्योर को हम लोग बोलते हैं डियर टीयरिंग फेल्योर। अब इस टीयरिंग फेल्योर में देखिएगा टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट वन एज है और यहाँ पे देखिएगा टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस द रो इन द रिवेट। अक्रॉस द रो का मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी ये वाली प्लेट जितना शैडो है, ये वाली पूरी की पूरी प्लेट ये उधर रह जाए और ये वाली पूरी प्लेट इस तरीके से ये हमारी इधर चली आए, तो इसे बोलेंगे हम लोग डियर टीयरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम इस तरफ लोड लगाते हैं तो मिनिमम एरिया यही मिलता है, तो ज़्यादा लोड इसी एरिया पे मिलेगा, तो क्या होता है कि यही आपका फेल हो जाता है। तो ये फेल हो गया मतलब जॉइंट हमारा फेल हो गया। तो हमें सेफ किसे करना है, इसको अगर हम सेव कर लें तो हमारा टीयरिंग फेल्योर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। यहाँ हम मार्जिन की वैल्यू बढ़ाकर इसको सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टीयरिंग फेल्योर। अब टीयरिंग फेल्योर में डियर हम ये जानते हैं यदि ये रिवेट का डायमीटर क्या है, डी है और इस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं पी, तो हम ये जानते हैं डियर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया हमारा होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा होता है। अब यहाँ पे देखिएगा जब हम बात करने चल रहे हैं टीयरिंग फेल्योर, तो टीयरिंग फेल्योर तो बेसिकली हमारा कहाँ होगा, देखिए दिस कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द मार्जिन ऑफ 1.5 dn। यदि हम इसकी वैल्यू प्लेट के किनारे की वैल्यू ये मार्जिन 1.5 d या उससे अधिक रखेंगे तो ये टीयरिंग फेल्योर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्लेट के किनारे की वैल्यू कम कर देंगे तो यह प्लेट किनारे से ऐसे टूट जाएगी, टीयर ऑफ हो जाएगी, तो वहाँ पे टीयरिंग फेल्योर होगा। तो पहला तो ये रीजन है, हम 1.5 d देकर अवॉइड कर सकते हैं, वेयर dn इज द डाया ऑफ रिवेट होल। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। जब टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उस प्लेट में टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन द मेन प्लेट और कवर प्लेट में टीयर ऑफ अक्रॉस द रो ऑफ द रिवेट। तो जब हमारा देखिए ये पूरी की पूरी प्लेट इस तरीके से क्या हो जाए, टीयर ऑफ हो जाए, मेन प्लेट पूरी की पूरी हमारी इस तरीके से इधर और ये इधर टीयर ऑफ हो जाए, देन इन सच केस वी कंसीडर ओनली ए पिच लेंथ ऑफ द प्लेट। तो उस समय देखिए जो हमारा फेल हो रहा है डियर, हम केवल इस लेंथ को सेव कर लें, मार्जिन हमने पर्याप्त दे दिया है, लेकिन इस लेंथ यानी कि यहाँ से लेकर इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। एक ही रो में दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट के डिस्टेंस के बीच की सेंटर डिस्टेंस के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पिच को सेव करेंगे, इस पिच को सेव करेंगे, देन ये हमारा होगा। आगे देखिए द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्लेट अगेंस्ट टीयरिंग इज नोन एज टीयरिंग रेजिस्टेंस और टीयरिंग स्ट्रेंथ और टीयरिंग वैल्यू ऑफ द प्लेट। यदि हम उस पर लोड पी लगा रहे हैं, यदि हम वहाँ पे पी टी लिख दें तो हम कह दें कि टीयरिंग लोड और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो उस लोड उस प्लेट की मैक्सिमम जिस पर वो फेल नहीं होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा भी वैल्यू आएगी तो वो फेल होगा, उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग बोलेंगे
टीयरिंग फेल्योर, यदि उस मैक्सिमम से थोड़ा सा ऊपर लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्लेट क्या होगी, टीयर ऑफ होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम टीयरिंग स्ट्रेंथ। देन अब हम बात करने चल रहे हैं कि टीयरिंग लोड या टीयरिंग स्ट्रेंथ एंड टीयरिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डियर, लेट पी इज द पिच ऑफ द रिवेट। सपोज करिए कि दो रिवेट सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाए, पिच हो जाए। दो रिवेट सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमारी पिच हो जाए। अब देन जब पिच हो गई तो देन यहाँ देखिए डी एच या डी एन इज द डायमीटर ऑफ रिवेट होल। यहाँ देखिए डियर, ये जो रिवेट का होल है जिसपे रिवेट हमारी जाकर फिट हो रही है, इसके डायमीटर को हम लोग डी एच कंसीडर कर ले रहे हैं। टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। यहाँ देखिए जो प्लेट है, इस प्लेट की थिकनेस की अगर हम बात करें, ये वाली थिकनेस हमने क्या कंसीडर कर लिया दिया, टी। टी का मतलब जब इसे हम देखेंगे ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, ये रिवेट ऐसा लगा हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग टी कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा थिकनेस ऑफ प्लेट। देन हम बात कर रहे हैं सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द प्लेट मटेरियल। इस प्लेट मटेरियल पे जब हम लोग टेंसाइल लोड लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा और हमारा सिग्मा टी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हमारा हो जाएगा। अब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हमने सिग्मा टी इंड्यूस्ड करा दिया है। देन टीयरिंग एरिया ऑफ द पिच लेंथ, जो हमारा टीयर एरिया होगा, ये देखिए डियर, ये जो प्लेट हमारी यहाँ से कट रही है या यहाँ से देखो ये कट रही है, तो ये जो एरिया हमारा होगा यहाँ से लेकर इसकी डेप्थ तक, ये जो हमारा यही टीयर एरिया होगा। तो टीयरिंग एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा P माइनस डी एच इंटू टी। P माइनस डी एच इंटू टी। देखिए टी का मतलब ये हो गया डियर, ये हो गया हमारी प्लेट की थिकनेस टी, प्लेट की थिकनेस टी। अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, यहाँ से जो फेल हमारा हो रहा है ये हो जाएगा, देखो टोटल P माइनस डी। P माइनस डी का मतलब ये हो गया, ये हो गई आधी d/2 और ये हो गया आधा d/2। अब इसको अगर निकालना होगा, इसको निकालना होगा डियर, ये प्लेट ऐसे टीयर ऑफ हो रही है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए ये टोटल डिस्टेंस हो गई पिच P, यहाँ देखिए टोटल P माइनस ये टोटल डिस्टेंस P माइनस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हो गया d/2 और ये हो गया d/2, तो d/2 प्लस d/2 इज इक्वल टू d। तो ये हो गया P माइनस डी, ये डिस्टेंस इंटू इसकी गहराई कितनी है t, तो एरिया इज इक्वल टू यही तो हो गया। ये डिस्टेंस जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस निकालेंगे इंटू ये, ब्लैक से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए आप, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया, ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गई P माइनस डी इंटू ये डिस्टेंस हो गई T, तो इंटू T। तो ये हमारा हो गया डियर, जहाँ से प्लेट आपका टीयर ऑफ होगा वो आपका टीयरिंग एरिया हो गया P माइनस डी इंटू टी। तो ये हो गया हमारा टीयरिंग एरिया। अब हम ये जानते हैं डियर, स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखिए हम ये जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखिए टीयरिंग स्ट्रेस, ऐसे टीयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टीयरिंग लोड, मैक्सिमम टीयरिंग लोड अपॉन टीयरिंग एरिया। तो यहां से मैक्सिमम टीयरिंग लोड, मैक्सिमम टीयरिंग लोड P इंटू टी, यदि हम PT को टीयरिंग लोड डिनोट करें तो इज इक्वल टू होगा टीयरिंग स्ट्रेस सिग्मा टी, अगर हम ले लें T फॉर टीयरिंग, टेंसाइल नहीं, T फॉर टीयरिंग लो स्ट्रेस इंटू टीयरिंग एरिया, एरिया आपका AT हो गया। तो यहाँ से मैक्सिमम लोड PT इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम रजिस्टिंग लोड इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू एरिया इज इक्वल टू हमारा हो गया डियर P माइनस डी एच इंटू, ये आपका हो गया डियर मैक्सिमम टीयरिंग एरिया, मैक्सिमम टीयरिंग लोड, जो बियर करेगा प्लेट को फेल होने से बचाने के लिए। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम टीयरिंग लोड, PT इज इक्वल टू P माइनस डी एच इंटू टी इंटू सिग्मा टी। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट बात करने चल रहे हैं डियर,
शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। जो रिवेट हमारी शेयर हो रही है, रिवेट हमारी शेयर हो रही, तो हमने आपको क्या बताया, देखो एक तो रिवेट आपकी इस तरीके से इस क्रॉस सेक्शन में शेयर हो जाए और दूसरी वाली इस क्रॉस सेक्शन में, यहां पे आपका सिंगल शेयर होगा। दूसरे केस में आपका क्या हो जाए डियर, ये आपका ये क्रॉस सेक्शन हो जाए और ये हो जाए, ये हो जाए, तो यहाँ पे एक शेयर होगा, यहाँ पे एक शेयर होगा, मतलब इसे हम बोलेंगे डबल शेयर एरिया। तो इस तरीके के केस में डबल शेयर होगा, इस तरीके के केस में सिंगल शेयर होगा। तो पहले हम शेयर की बात करें, तो ये जो शेयर एरिया होगा, अगर हम शेयर एरिया की बात करें तो शेयर एरिया इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू, यदि इस रिवेट का डायमीटर डी हो तो ये हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर सिंगल शेयर के लिए। डबल शेयर के लिए ए एस इज इक्वल टू 2π/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा डबल शेयर के लिए, ये हो जाएगा आपका सिंगल शेयर के लिए शेयर लोड, शेयर एरिया। अब हम ये जानते हैं डियर कि देखिए, हम ये जानते हैं शेयर लोड, मैक्सिमम शेयर लोड इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इंटू शेयर एरिया, शेयर स्ट्रेस इंटू शेयर एरिया। तो हम ये जानते हैं डियर, शेयर लोड पी एस, एस फॉर लोड, एस फॉर शेयर, पी फॉर लोड इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस टाउ, शेयर स्ट्रेस टाउ इंटू शेयर एरिया ए एस। तो अब इसे हम लोग आगे और डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लें, इसे आगे और डेरिवेटिव फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये हमारा हो गया सिंगल शेयर के लिए, और डबल शेयर के लिए एरिया हो जाएगा 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर। ये है सिंगल शेयर के लिए, ये है डबल शेयर के लिए। अब देखिएगा, अभी इसे छोड़ दीजिए, इसे हम आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। जब यहाँ पे हम शेयर लोड पी एस इज इक्वल टू टाउ इंटू ए एस की बात किए थे, तो पी एस इज इक्वल टू टाउ इंटू ए एस की वैल्यू हो जाएगी π/4 इंटू डी स्क्वायर। फॉर शेयर, फॉर सिंगल शेयर हो गया सिंगल शेयर, और डबल शेयर के लिए पी एस इज इक्वल टू टाउ इंटू 2 इंटू टाउ इंटू π/4 डी स्क्वायर। इस तरीके से आपका हो गया डबल शेयर के लिए। यदि नंबर ऑफ शेयर n हो, यदि नंबर ऑफ रिवेट, ये तो हो गया एक रिवेट के लिए, इफ नंबर ऑफ रिवेट n हो तो जितनी रिवेट होंगे उतने रिवेट में फेल्योर होगा। यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे एक रिवेट थी तो एक फेल्योर हुआ, एक इधर है तो आपका क्या हो गया, डबल रिवेट हो गई, 3 रिवेट हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा, अगर 2 रिवेट यहाँ हो जाएगी डबल फेल्योर, 3 रिवेट हो जाएगी ट्रिपल फेल्योर। तो इस तरह से यदि नंबर ऑफ रिवेट n हो तो उस तरह से जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ आएगा n इंटू टाउ इंटू π/4 डी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा डियर दूसरी इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट। ये आपका हो गया n इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ। टाउ का मतलब शेयर हो गया, नंबर ऑफ रिवेट हो गया, डबल शेयर के लिए n इंटू 2 π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ हो गया। और एक होता है डियर इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट, इसे बोलते हैं IBR, इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग डियर हमारी जो रिवेट का शेयर स्ट्रेंथ होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमारी रिवेट की शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर लोड इज इक्वल टू n इंटू 2 की जगह हो जाएगा 1.875 π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ एस। बस इतना आपको याद रखना है, 2 डबल शेयर की जगह n इंटू 1.875 π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ हो जाएगा। तो ये आपको इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग याद रखना। सेम उसी तरीके से शेयर का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ शेयर हो जाएगा 1.875 इंटू π/4 डी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डियर शेयर फेल्योर के लिए मैक्सिमम शेयर लोड आपका ये आएगा।
देन हम बात करने चल रहे हैं क्रशिंग फेल्योर ऑफ द रिवेट। पहले क्रशिंग देखिए, ये क्या है डियर, देखिए ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये जो शियर है, ये जो रिवेट है, इस पोर्शन पे लगातार ऐसे क्या करेगी, क्रश करेगी और यहाँ का मटेरियल पाउडर फॉर्म में होकर कितनी डिस्टेंस तक, इतनी डिस्टेंस तक पाउडर फॉर्म में होकर नीचे कहाँ तक, इतना घिसेगा। ये पूरा का पूरा मटेरियल, यदि ये डेप्थ आपकी प्लेट थिकनेस टी हो जाए और ये रिवेट डायमीटर डी हो जाए, तो इसका जो एरिया होगा इस डायमीटर डी और थिकनेस टी तक पूरा क्या होगा, इस तरीके से क्रश होता है। जैसे कोई चीज़ आप ऐसे इस पर क्रश करते रहिए तो धीरे धीरे ये पाउडर फॉर्म में टूट कर नीचे गिरता रहेगा, तो इसे बोलते हैं क्रशिंग फेल्योर। क्रशिंग फेल्योर रिवेट में भी होगा और आपका प्लेट में। अब ऐसे करना है तो इसका भी मॉलिक्यूल टूट के गिरेगा और इसका भी मॉलिक्यूल टूट कर गिरेगा, इसे बोलते हैं क्रशिंग फेल्योर। अगर आप इसे पूरा पकड़ के आप ऐसे घुमाइए तो क्रशिंग फेल्योर आपका क्या हो जाएगा डियर, पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे होगा। लेकिन आप इसे पकड़ के केवल एक तरफ भेज रहे हैं तो इसके आधा डायमीटर पर ही पूरा ये सरफेस एरिया पे क्रश होगा। तो यहाँ से देखिए डियर, इसका जो क्रशिंग एरिया होगा, यदि हम बात करें क्रशिंग एरिया AC, AC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, D इंटू टी के हो जाएगा, ये हो जाएगा D इंटू टी के हो जाएगा। अब ये हो गया क्रशिंग एरिया। अब सपोज करिए कि मैक्सिमम क्रशिंग लोड निकालना हो तो क्रशिंग लोड PC, क्रशिंग लोड PC, P फॉर लोड, C फॉर क्रशिंग, क्रशिंग लोड PC इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा C इंटू क्रशिंग एरिया AC, ये आपका होता है। और हम ये जानते हैं PC इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा C इंटू एरिया हमारा क्या हो जाएगा, D इंटू T हो जाएगा। ये हो गया डियर फॉर सिंगल रिवेट, सिंगल रिवेट। यदि नंबर ऑफ रिवेट एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए, देखिए ये भी एरिया बनेगा, ये भी आपका क्रशिंग एरिया बनेगा और ये आपका ये भी एक क्रशिंग एरिया बनेगा। तो नंबर ऑफ रिवेट यदि हमारी क्या हो जाए डियर, n हो जाए, मतलब बढ़ती जाए, तो इफ n नंबर ऑफ रिवेट, इफ n नंबर ऑफ रिवेट, देन हमारा क्रशिंग लोड PC इज इक्वल टू n dt सिग्मा C। तो इस तरीके से ये हो गया डियर इक्वेशन 3। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 पीछे था, इक्वेशन 2, और ये हो गया इक्वेशन 3। अब इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग डियर हम लोग क्या करेंगे, अपने रिवेट के इफिशिएंसी को निकालेंगे। इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपने रिवेट की इफिशिएंसी निकालेंगे। तो आइए चेक करते हैं रिवेट की इफिशिएंसी क्या होगी। पहले देखिए क्रशिंग फेल्योर के लिए ये हमारा था, यदि T आपका प्लेट थिकनेस हो, सिग्मा C आपका सेफ परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस हो, N आपका नंबर ऑफ रिवेट पर पिच हो, एंड क्रशिंग एरिया पर A इज इक्वल टू D इंटू टी। अभी हमने सीखा क्रशिंग एरिया आपका क्या हो जाएगा, D इंटू टी हो जाएगा। देन टोटल क्रशिंग एरिया अगर नंबर ऑफ रिवेट n है तो n इंटू D इंटू टी हो जाएगा। तो इस तरह से क्रशिंग लोड PC इज इक्वल टू n dt सिग्मा C, इक्वेशन 1। अब आगे बात करते हैं डियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पहले समझिएगा। सपोज करिए डियर इस पे 3 रिवेट लगे हैं, मान लीजिए इस पे 3 रिवेट लगे हैं। यदि इसकी स्ट्रेंथ सपोज करिए 10 किलो न्यूटन है, इसकी स्ट्रेंथ 12 किलो न्यूटन है, इसकी स्ट्रेंथ 15 किलो न्यूटन है। इसका मतलब ये वाली रिवेट 1 आपकी 10 किलो न्यूटन के ऊपर जाने पर फेल कर जाएगी। 10 किलो न्यूटन मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई, तो रिवेट 1 आपकी 10 किलो न्यूटन के ऊपर फेल कर जाएगी। रिवेट 2 आपकी 12 किलो न्यूटन के एबव जाने पर फेल करेगी, और रिवेट 3 आपकी 15 किलो न्यूटन के ऊपर जाने पर फेल करेगी। मतलब हम क्या कहें डियर, इस प्लेट को सेफ रखना है तो हम लोड की वैल्यू
किसके ऊपर ना जाने दें। इसका मतलब अगर लोड की वैल्यू 15 के ऊपर नहीं जाने देंगे, मतलब 15 तक लोड पहुंचेगा तो रिवेट 15 के नीचे रहेगा तो रिवेट 3 तो सेफ रहेगा, लेकिन रिवेट 2 फेल कर जाएगा, रिवेट 1 फेल कर जाएगा। अब हम लोड की वैल्यू कह रहे हैं कि 12 तक ही रखें, 12 के ऊपर ना जाने दें, तो हमारा रिवेट 15 वाला तो सेफ रहेगा ही, 12 वाला भी सेफ रहेगा, लेकिन 10 वाला आपका क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो अब हम सोचेंगे डियर कि रिवेट को सेफ रखना है तो जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है उसे अगर हम सेफ कर ले गए तो बाकी जो हायर स्ट्रेंथ वाली है वो तो ऑटोमेटिकली हमारी सेफ हो जाएगी। तो इसका मतलब जो लीस्ट वैल्यू होगा डियर, लीस्ट वैल्यू ऑफ रिवेट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो आई होप आपको यहां से ये चीज समझ में आई होगी कि जो हम 3 स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, एक हमने निकाला पीसी, एक हमने निकाला पीएस, क्रशिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड टियर स्ट्रेंथ पीटी। इन तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, मान लो पीसी की वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, पीएस की वैल्यू हो 12 किलो न्यूटन और पीटी की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन, तो इन सब में जो स्ट्रेंथ हमारी लीस्ट स्ट्रेंथ होगी वो 10 किलो न्यूटन होगी। अगर इसको हम सेव कर ले गए तो ये सारी हमारी ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी। तो ये हमारा होता है डियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। चलिए इस पे समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, इसका मतलब ये है, ऐसे देखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट जॉइंट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम फोर्स which the joint can be take without failure per pitch length। उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ वह होगी जो मैक्सिमम लोड को बियर कर सके बिना फेल हुए रिवेट में। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट इज मिनिमम ऑफ द टियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ। इन शियरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ में जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वही कहलाएगी स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। ये हमारा होगा, क्योंकि हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो जो मिनिमम वाला होगा वो जल्दी फेल होगा, मैक्सिमम वाला बाद में फेल होगा। अब आइए बात करते हैं डियर इफिशियंसी ऑफ द रिवेट। इफिशियंसी ऑफ द रिवेट, रिवेट की इफिशियंसी आपकी क्या होती है डियर? देखिए the efficiency of a rivet joint is defined as the ratio of strength of the rivet joint to the strength of the unrivet or solid plate। That means अगर हम इस प्लेट की बात करें तो देखिए ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई रिवेट की, बाकी ये जो स्ट्रेंथ बची ये प्लेट की स्ट्रेंथ, ये प्लेट की स्ट्रेंथ, ये प्लेट की स्ट्रेंथ, ये प्लेट की स्ट्रेंथ। तो हमारा जो इफिशियंसी होगा डियर, इफिशियंसी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट जॉइंट। तो इसका मतलब इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब प्लेट में भी हम उसे कह सकते हैं अनरिवेटेड स्ट्रेंथ, जहां पे रिवेट लगी ना हो वही हमारा प्लेट हो गया, मतलब अनरिवेटेड जहां पर रिवेट ना लगी हो। दैट मीन्स अब हम निकालेंगे तो इफिशियंसी इज इक्वल टू, अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट की जब बात करेंगे तो ये जरूर याद रखिएगा कि लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, लीस्ट का मतलब ये हो जाएगा डियर कि लीस्ट वैल्यू ऑफ पीएस पीसी एंड पीटी। इन पीएस पीसी पीटी का जो सबसे कम स्ट्रेंथ होगा अपॉन प्लेट स्ट्रेंथ। अच्छा प्लेट स्ट्रेंथ आपका किसके बराबर में होता है डियर? प्लेट स्ट्रेंथ होता है लोड पी इंटू टी इंटू टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी के, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये हो गया आपका इफिशियंसी ऑफ द रिवेट। अब इसमें अगर कभी आपसे ऐसा पूछे डियर, कभी आपसे ऐसा पूछे कि शियरिंग इफिशियंसी क्या होगा, शियरिंग
इफिशियंसी, मान लीजिए शेयरिंग इफिशियंसी एन एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा शेयर लोड अपॉन प्लेट एरिया, प्लेट एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा एन एस इज इक्वल टू शेयरिंग लोड, हमने देखा था डियर पी एस इज इक्वल टू, ये हमने देखा था टाउ इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू यदि नंबर ऑफ रिवेट क्या था, एन था, अपॉन ये हो जाएगा हमारा डियर, क्या हो जाएगा, प्लेट स्ट्रेंथ आपका हो गया। देखिए प्लेट स्ट्रेंथ हमारा क्या था, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, ये हो जाएगा P इंटू टी इंटू सिग्मा। ये हमारा हो गया डियर टीयरिंग इफिशियंसी। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए टीयरिंग इफिशियंसी, टीयरिंग इफिशियंसी दैट मीन्स ईटा टी इज इक्वल टू टीयरिंग लोड, मतलब पी टी अपॉन प्लेट एरिया ए पी। तो अब यहां से टीयरिंग इफिशियंसी, जो प्लेट हमारा टीयर हो रहा था, तो टीयर हमारा किस में हो रहा था डियर, यदि नंबर ऑफ प्लेट एन हम लोग ले रहे थे। देखिए टीयरिंग के लिए ये जो हमारा हो रहा था, यहाँ पे देखिए टीयरिंग के लिए ये तो शेयर हो गया हमारा। चलिए टीयरिंग के लिए यदि हम एरिया ये ले रहे थे, शेयर एरिया यहाँ हो गया, यहाँ देखिए टीयरिंग के लिए ये हमारा हो रहा था एक इधर से और एक इधर से हो रहा था। तो नंबर ऑफ रिवेट जब एन ले रहे थे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जा रही थी, पी माइनस डी इंटू थिकनेस कहाँ तक, टी तक हो जा रहे थे। तो इसके लिए हमारा जो टीयरिंग लोड आया था सिग्मा टी इंटू पी माइनस डी इंटू टी हो रहा था। तो एन नंबर ऑफ रिवेट के लिए हम लगा दे रहे थे एन, यहाँ देखिए एन नंबर ऑफ रिवेट के लिए यहाँ हम लोग लगा ले रहे थे पी टी इज इक्वल टू, चलिए अभी इसको हटा दीजिए, तो सिग्मा टी इंटू पी माइनस डी इंटू टी, सिग्मा टी इंटू पी माइनस डी इंटू टी, कहाँ गया सिग्मा टी इंटू पी माइनस टी इंटू टी, ये हो गया आपका टीयरिंग लोड अपॉन जो प्लेट स्ट्रेंथ डियर हमारी वही है P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। इस तरीके से आपका हो गया डियर। देखो चाहो तो आप प्लेट की थिकनेस काट सकते हो और टेंसाइल स्ट्रेस को आप काट सकते हो। इस तरीके से आप चाहो तो ये हो जाएगा टीयरिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए P माइनस डी अपॉन P इंटू अपॉन P। तो इस तरीके से ये आपसे कभी हो सकता है, ये ऑप्शन में दिया रहे। अब यहाँ से अगर हम P कॉमन ले लें तो P जब हम लोग बाहर ले लेंगे, देखो ये हमारा हो गया था प्लेट स्ट्रेंथ सिग्मा टी। यहाँ देखें ये जो प्लेट स्ट्रेंथ हम लोग ले रहे थे, P जो लोड लगा रहे थे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे थे, P लोड लगा रहे थे। तो और इसको डिराइव्ड फॉर्म में आप कर सकते हैं, लोड P को बाहर ले लेंगे तो और इसका डेरिवेटिव फार्मूला आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये फार्मूला याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा आपको ये याद रखना है। तो इस तरीके से ये निकल आएगा आपका टीयरिंग इफिशियंसी। टीयरिंग इफिशियंसी के बाद क्रशिंग इफिशियंसी आपका जब भी निकालना हो, क्रशिंग इफिशियंसी ईटा सी इज इक्वल टू क्रशिंग लोड पी सी अपॉन प्लेट स्ट्रेंथ P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो क्रशिंग लोड पी सी, नंबर ऑफ रिवेट यदि हमारी क्या हो जा रही थी एन डी टी, अब इंटू सिग्मा सी अपॉन P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो ये T से T, एक तो फार्मूला ये हो गया, दूसरा T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्रशिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू डी इंटू सिग्मा सी अपॉन P इंटू सिग्मा। तो इस तरीके से डियर ये हमारे रिवेट की इफिशियंसी आएंगे। तीन इफिशियंसी, टीयरिंग इफिशियंसी, क्रशिंग इफिशियंसी एंड टीयरिंग इफिशियंसी। इन तीनों का जो लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ रिवेट इफिशियंसी इज कॉल्ड
इफिशियंसी ऑफ रिवेट, इफिशियंसी ऑफ रिवेट। तो ये हो गया डियर हमारा इफिशियंसी ऑफ रिवेट से रिलेटेड। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा इफिशियंसी ऑफ रिवेट जॉइंट से सारा हमारा हो गया। इफिशियंसी निकालना होगा तो लीस्ट वैल्यू ऑफ पी टी पी एस एंड पी सी अपॉन प्लेट स्ट्रेंथ पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, और सबकी अलग अलग एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। आइए बात करते हैं डिजाइन ऑफ बॉयलर ज्वाइंट। जब हम कोई बॉयलर को ज्वाइन करते हैं रिवेट से, जिसमें से जो हमारी स्टीम जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो उस बॉयलर ज्वाइंट को हम लोग, वही होता है हमारा इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग इसे हम लोग डिजाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं। अब इसे जब भी ज्वाइन करेंगे डियर, तो इसके लिए देखिएगा दो तरीके का ज्वाइंट यूज करते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट यूज करते हैं और एक सर्कमफरेंशियल ज्वाइंट यूज करते हैं। जब भी बॉयलर को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कमफरेंशियल मतलब इस तरीके से पूरे उसके सर्कमफरेंस पे, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से उसके लॉन्गिट्यूड पे हम लोग क्या करते हैं, रिवेट का डिजाइन करते हैं। तो यहाँ देखिए डियर, द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट is used to join the end of the plate to get the required diameter of a boiler। एक बॉयलर के डायमीटर को, बॉयलर का डायमीटर अचीव करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक प्लेट हो, उस प्लेट को ऐसे गोला करके हमने मोड़ दिया तो एक हमारा क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा। और जहां पर हमने उसे गोला करके मोड़ा, सपोज करिए ये प्लेट थी, अब इस प्लेट को हम मोड़ेंगे तो ये इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब यहां से देखिए ये हो गया, ये दो प्लेट को हमने ऐसे मोड़ दिया है। अब इसको या तो हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, या तो हम इसके ऊपर क्या करें, ओवरलैप करके लैप ज्वाइंट बना सकते हैं, या इसके ऊपर कवर प्लेट लगाकर हम लोग बट ज्वाइंट बना सकते हैं। रिवेट ऐसे इस तरीके से यूज करें, चाहे तो जिग जैग रिवेट ऐसे यूज करें और चाहे तो चेन रिवेट यूज करें। तो इस तरीके का ज्वाइंट कहलाता है डियर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट ऑफ द रिवेट, जो इसके डायमीटर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है सर्कमफरेंशियल। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए सर्कमफरेंशियल ज्वाइंट इज यूज्ड टू गेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द बॉयलर। सर्कमफरेंशियल आपका क्या करता है, बॉयलर की लेंथ को निकालने के लिए किया जाता है, जो इसके पूरे सर्कमफरेंस पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दो पॉइंट याद रखना है। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट आपका बॉयलर के डायमीटर को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, और सर्कमफरेंशियल ज्वाइंट आपका बॉयलर की लेंथ को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फॉर दिस लैप ज्वाइंट विथ वन रिंग ओवरलैप एंड एट द अल्टरनेटिवली यूज। ये हमारा हो गया डियर बॉयलर का ज्वाइंट, जिसे हम लोग यूज करते हैं रिवेट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंस ए बॉयलर इज मेड अप नंबर ऑफ रिंग, कई सारे नंबर ऑफ रिंग से बॉयलर हमारा बनाया जाता है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स आर स्टेगर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कनेक्टिंग रिंग ऑफ प्लेस वेयर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफरेंशियल ज्वाइंट्स आर अकर। तो जिसमें एक से अधिक हम जब बॉयलर रिंग को बनाते हैं, एक से अधिक बॉयलर रिंग को लगाते जाते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, सर्कमफरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों जॉइंट हमारे मिलते चले जाते हैं। चलिए, तो ये हमने आपको बताया था डियर डिजाइन आप जब बॉयलर करेंगे, अगर हम बॉयलर डिजाइन करेंगे तो एक चीज समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बॉयलर डिजाइन करेंगे तो थिकनेस ऑफ बॉयलर सेल, जो बॉयलर सेल ये जो हम बना रहे हैं, इस सेल की थिकनेस अगर हमें निकालना हो, यदि हम मान लें इसकी थिकनेस टी है, तो टी इज इक्वल टू होगा पी डी अपॉन 2 इंटू एफ टी इंटू ईटा एल प्लस 1 mm होता है। ये फार्मूला आपसे कभी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, वेयर 1 mm इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल अलाउंसेस होते हैं, जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से मटेरियल में होते रहते हैं। एंड वेयर इफिशियंसी ऑफ एल इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट होता है, कॉमा डायमीटर ऑफ द रिवेट यूजिंग अनविन एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, अनविन फार्मूले को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो चलिए यहाँ पे एक अनविन फार्मूला भी होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। एक होता है अनविन फार्मूला।
अनविन फार्मूला क्या होता है डियर, देखिए डायमीटर ऑफ रिवेट इज इक्वल टू 6.025 अंडर रूट टी। इसे बराबर में लिखा जाता है d इज इक्वल टू 6 अंडर रूट टी। इस फार्मूले को कहते हैं डियर अनविन फार्मूला, वेयर d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रिवेट कॉमा t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। लेकिन याद रखिएगा ये अनविन फार्मूला तब होगा जब प्लेट की थिकनेस इन mm में हो। यदि प्लेट की थिकनेस मिलीमीटर में हो तो इस अनविन फार्मूले को रखेंगे। दूसरा इसका नाम स्वरूप होता है 6.025 इंटू रूट टी। तो जनरली आपको एग्जाम में ये मिलेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये वाला आपको। अब अनविन फार्मूले को एक और ड्राइव्ड फॉर्म में लिखा गया, इफ प्लेट थिकनेस, ऐसे देखिए, इफ टी इज इन सेंटीमीटर, यदि टी सेंटीमीटर में हो तो डायमीटर ऑफ द रिवेट d इज इक्वल टू 1.9 अंडर रूट टी हो जाएगा। और थर्ड आपका है इफ प्लेट थिकनेस इन इंच का मतलब ये होता है FPS यूनिट। FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड। ये यूनिट हमारे यूज में नहीं है। हम लोग क्या यूज करते हैं, ISI यूनिट यूज करते हैं या MKS यूनिट यूज करते हैं। तो FPS फुट पाउंड सेकेंड, फुट का मतलब जब आपका इंच में ये यूनिट दिया गया हो, मतलब टी की वैल्यू इंच में दी गई हो, तो उस समय डायमीटर ऑफ द रिवेट हो जाएगा 1.2 अंडर रूट। तो हमें बेसिकली इस फार्मूले का ध्यान रखना है, इस फार्मूले और इस फार्मूले। तो ये फार्मूला होता है आपका अनविन फार्मूला। देखिए ये हो गया आपका डायमीटर ऑफ द रिवेट यूजिंग अनविन फार्मूला। अनविन फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू 6 अंडर रूट टी और t इज लेस देन 8 mm, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 mm के लिए, कॉमा इफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज लेस देन 8 mm, यदि प्लेट की थिकनेस 8 mm से कम होगी, then the diameter of the rivet hole is calculated by equating the shearing resistance of the rivet or crushing resistance। यदि diameter of the rivet is greater than 8 mm हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, रिवेट का डाया अनविन फार्मूले से निकाल लेते हैं, और प्लेट की डायमीटर ऑफ द रिवेट इज लेस देन 8 mm हो तो हम लोग क्या करते हैं, शियरिंग रेजिस्टेंस या शियरिंग लोड, मतलब जिसे बोलते हैं PS, या हम लोग क्रशिंग लोड PC से इसको फाइंड करते हैं डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो ये हो गया हमारा डियर एक अनविन फार्मूले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बात करते हैं, देखिए डिजाइन ज्वाइन फॉर द स्ट्रक्चरल यूज। तो एक हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग, इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है डियर किसी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने में। स्ट्रक्चर मतलब कोई संरचना, जैसे पुल वगैरह है, गर्डर है, बड़ी बड़ी प्लेटों को आपस में जोड़ना है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं डियर, सपोज करिए कि ये हो गया हमारा प्लेट एक हो गई, मान लीजिए कि प्लेट 1 और एक हो गई प्लेट 2। दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए यह हो गई प्लेट। अब इसमें क्या करते हैं डियर, देखिए इस रिवेट का ये हमारा क्या हो जाता है, एक लाइन हो जाता है, दूसरी सेंटर लाइन आपकी ये हो जाती है, तीसरी सेंटर लाइन आपकी ये हो जाती है, चौथी सेंटर लाइन ये, और पांचवी सेंटर लाइन ये हो जाती है। इसमें हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं डियर कि फर्स्ट रो में रिवेट को एक एक सेंटर लाइन गैप करके हमने लगा दिया, सेकेंड में इन दोनों के बीच वाली सेंटर लाइन पे रिवेट को प्लेस किया, इन दोनों के बीच सेंटर लाइन में रिवेट को प्लेस किया, और थर्ड में इन दोनों के बीच सेंटर लाइन पे यहाँ पे प्रेस किया। जहाँ पे एक रिवेट आ जाती है उसके बाद हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। और यहाँ कब से स्टार्ट करते हैं, 1.5 मार्जिन से। तो 1.5 से 3 रिवेट, 4 रिवेट, 5 रिवेट, कुछ भी आए इसको हम लोग ऐसे प्लेस करते चले जाएंगे। सिमिलर इधर भी देखो 3, फिर 2 इन दोनों बीच, फिर इन दोनों बीच 1, और इनको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं डायमंड। ये हमारा हो गया रिवेट का सेंटर, ये हो गया रिवेट का सेंटर। ऐसी रिवेट को हम लोग बोलते हैं डियर
डायमंड रिवेटिंग या इसी को बोलते हैं हीरक जोड़, इसका मैक्सिमम यूज किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शनल वर्क में जॉइंट को कंप्लीट करने के लिए। सबसे अधिक स्ट्रेंथ आपकी इसी की होती है, मतलब हाई स्ट्रेंथ। इसके बाद इससे कम स्ट्रेंथ आपकी होती है जिग जैग रिवेट, जिग जैग रिवेट, और जिग जैग से भी कम स्ट्रेंथ आपकी होती है चेन रिवेट की। तो ये आपका होता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिवेट जॉइंट फॉर स्ट्रक्चरल यूज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इफिशिएंसी से रिलेटेड एक अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट IBR के अकॉर्डिंग कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिख रखा है। जैसे यहाँ देखिएगा ए डायमंड रिवेटेड जॉइंट नोन एज लॉजेन जॉइंट इज यूज्ड फॉर रूफ, ब्रिज वर्क और गर्डर। रूफ मतलब छत बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, गर्डर बनाने के लिए हम लोग डायमंड रिवेट का यूज करते हैं। एंड वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द डायमंड रिवेटिंग इज द सेक्शन विच पास थ्रू द वन रिवेट होल ऑन द इंड्रो। इसका सबसे वीकेस्ट सेक्शन आपका कौन सा होता है, जिस पर से एक रिवेट आपकी पास होती है। तो ये हो गया आपका। अच्छा इसमें बात करते हैं डियर कुछ अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफिशियंसी ऑफ द रिवेट, जो लीस्ट इफिशियंसी हम लोग निकाले थे, शियर इफिशियंसी, टीयरिंग इफिशियंसी एंड क्रशिंग, उन सब में जो सबसे लीस्ट इफिशियंसी होगी उसकी बात करेंगे। अगर लैप जॉइंट होगा डियर, लैप जॉइंट होगा और सिंगल रिवेट होगी, सिंगल रिवेट का मतलब एक प्लेट में एक रिवेट हो, तो उस समय इफिशियंसी होगी 45 से 60% के बीच में। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है। अगर यही डबल रिवेट हो लैप जॉइंट के लिए, लैप जॉइंट के लिए, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा डियर, डबल रिवेट फॉर लैप जॉइंट इफिशियंसी 63 से 70, 63 से 70% आपकी इफिशियंसी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यदि यही बट जॉइंट हो और सिंगल रिवेट हो, सिंगल रिवेट बट जॉइंट के लिए, बट जॉइंट हो और सिंगल रिवेट हो, तो उस समय इफिशियंसी आपकी होगी 55 से 60%, 55 से 60% इफिशियंसी होगी। और यही सिंगल की बजाय डबल रिवेट बट जॉइंट हो, दैट मीन्स डबल रिवेट बट जॉइंट हो, तो उस समय इफिशियंसी 70 से 83%, 70 to 83% हो जाएगी। अब ट्रिपल रिवेट की बात कर लेते हैं। तो ट्रिपल रिवेट फॉर लैप जॉइंट के लिए डियर, ट्रिपल रिवेट फॉर लैप जॉइंट के लिए इफिशियंसी 72 से 80% हो जाएगी, और ट्रिपल रिवेट फॉर बट जॉइंट के लिए 80 से 90% हो जाएगी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला ट्रिपल रिवेट के लिए, और सबसे मैक्सिमम आपका डबल रिवेट बट जॉइंट आपका पूछा जाता है, डबल रिवेट बट जॉइंट पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, डबल रिवेट बट जॉइंट के लिए 70 to 83 डेटा यही एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता है इफिशियंसी ऑफ द रिवेट के केस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट आपकी ये सारी इफिशियंसी दी गई होती हैं। तो इनको आपको डियर क्या करना है, याद रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, अपने वेल्डिंग ज्वाइंट से रिलेटेड, जैसे हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट जो होते हैं उन वेल्डिंग ज्वाइंट को हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे होते हैं, और हमारा टी ज्वाइंट कैसा होता है, बट ज्वाइंट कैसा होता है, स्क्वायर ज्वाइंट कैसा होता है। इसमें जो बट बनेंगे और जो फिलेट बनेंगे, बट बनेंगे, बट के बाद हमारे कुछ फिलेट बनेंगे, उन फिलेट को भी हम लोग समझेंगे इस तरीके से। ये सारे फिलेट हमारे होंगे, इन फिलेट ज्वाइंट को समझेंगे, इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी कितनी होगी, किस पर ये फेल होगा, इसके क्या क्या शेप होंगे। तो इन सारे डिजाइन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा होगा वेल्डिंग ज्वाइंट से रिलेटेड, और इनके फेल्योर को भी पढ़ेंगे, इनके टाइप्स ऑफ ज्वाइंट को भी पढ़ेंगे। देन हम लोग इस पर मैक्सिमम इफिशियंसी निकालेंगे और इस पर लोड निकालेंगे, किस लोड पर यह फेल हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा डियर, नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा, जो हमारा होगा वेल्डिंग ज्वाइंट से रिलेटेड। तो चलिए माय डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें रिवेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।